हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैम्प 11th सेशन ऑफ थ्योरी रिवीजन एंड आज हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स को हम बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं. लिमिट डेल्टा एक्स स्टार्टिंग टूवर्ड जीरो, वाई में इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाई एक्स में इंक्रीमेंट. और अगर इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स स्टार्टिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी वाला ही फॉर्मूला है. देयर इज नथिंग न्यू इन इट. सेकेंड, डी वाई बाई डी एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई with respect to x and it is also dx over dy का reciprocal. Third, algebra of differentiation. तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसे लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई तो हम इसको डी कैपिटल वाई भी लिख सकते हैं या फिर वाई डैश भी लिख सकते हैं. सेकेंड, कांस्टेंट टाइम्स एफ एक्स का डेरिवेटिव विल बी कांस्टेंट टाइम्स एफ डैश एक्स. थर्ड इज एफ प्लस जी पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एफ डैश प्लस जी डैश. फिर फोर्थ इज प्रोडक्ट फार्मूला एफ इंटू जी का डेरिवेटिव विल बी एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ. और अगर मान लिया ऐसे ही तीन फंक्शन है तो बारी बारी से एक बार एक को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों ऐसे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर तीसरे को डिफरेंशिएट किया. फिफ्थ, अगर एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव है तो वो आ जाएगा एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वायर. फिर आगे सिक्स्थ पॉइंट, चेन रूल. अब चेन रूल में एक ही चीज़ को लिखने का कई सारा तरीका है. फॉर्म वन हो गया कि अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं, वाई को पहले टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, फिर टी को एक्स के रेस्पेक्ट में, या y को पहले t के रेस्पेक्ट में, t को फिर z के रेस्पेक्ट में और z को फिर x के रेस्पेक्ट में. एंड काइंड ऑफ याद ऐसे रख सकते हैं, ये dt कैंसिल, dz कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स बचेगा. ये फॉर्म वन हो गया. फॉर्म टू हो गया dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी. ये हो गया हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन. फिर फॉर्म थ्री हो गया हमारा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स. तो दैट इज एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स. यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या है कि कभी भी अगर ऐसे डैश लिखा हो और कुछ भी नहीं लिखा हो तो वो ऑफ कोर्स डेरिवेटिव हमेशा आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में ही होता है. कि एफ डैश जी एक्स जो लिखा है दैट इज नॉट डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स. ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, इसमें तो इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टर्म और भी है. इसका मतलब क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में डी डी जी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, इसका मतलब ये. तो अगर मान लिया मैंने लिखा एफ डैश जेड क्यूब तो दिस विल बी डी डी जेड क्यूब ऑफ एफ ऑफ जेड क्यूब. ये एक छोटा सा पॉइंट हो गया. ठीक है, ये हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. फिर फॉर्म फोर में हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स. तो डी
एफ एक्स ऑफ डी जी एक्स विल बी, सिंपली एफ को डिफ्रेंशिएट करो, जी को डिफ्रेंशिएट करो एंड रेशो ले लिया, ये हो गया। फिर 7th पॉइंट, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन में एक चीज़ तो ये याद रखने वाली है कि ln एफ एक्स का डेरिवेटिव विल बी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो कहीं पे भी अगर हमें एफ डैश अपॉन एफ दिखाई दे तो हमें लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन याद आ जाना चाहिए। दूसरा, अगर एफ रेज टू पावर जी को डिफ्रेंशिएट करना है तो देखो याद रखने का एक सिंपल तरीका तो ये है कि इसको एक बार एक्स रेज टू पावर एन की तरह डिफ्रेंशिएट कर लो, एक बार ए रेज टू पावर एक्स की तरह डिफ्रेंशिएट कर लो और दोनों को जोड़ लिया। अदरवाइज इसको लॉग लेके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एक्स रेज टू पावर एन की तरह डिफ्रेंशिएट किया, एन टाइम्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। एक्स रेज टू पावर एन माने तो एफ वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश, प्लस एक बार ए रेज टू पावर एक्स, तो ए रेज टू पावर एक्स ln ए इंटू ए रेज टू पावर एक्स में पावर जी को वेरिएबल माना है तो वो हो जाएगा जी डैश। एंड एज ए स्पेशल केस ये याद रखा कि एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स रेज टू पावर एक्स और 1 प्लस ln एक्स। ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न हो गया। अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो वहाँ पे भी हम लॉग लेके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट हो गया। फिर 4th पॉइंट हो जाएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें पहले तो d2y बाई डी एक्स टू इज़ नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। इसको ऐसे भी लिख देते हैं d2y, यहाँ पे कैपिटल D किसके बराबर है, डी डी एक्स के बराबर। ऐसे अगर मान लिया d5y dx5 है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 4th डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन या फिर 4th डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स। जो सेकंड डेरिवेटिव है, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टैंजेंट का स्लोप देता है, सेकंड डेरिवेटिव कॉन्केविटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर कॉन्केव अपवर्ड कर्व है ऐसे करके तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, अगर कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व है तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ कोर्स ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का बना हुआ है। फिर 3rd पॉइंट, अगर मान लिया d2y बाई डी एक्स टू है तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में था कि अगर dy बाई डी एक्स है, ये तो हो गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मेरे को विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव में तो चल जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव में ऐसा फॉर्मूला नहीं है। इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 ओवर d2x ओवर dy2 इन जनरल। ठीक है, बाई चांस कहीं हो सकता है। ठीक है, इसका तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव हमें चाहिए फर्स्ट के रिस्पेक्ट में तो दैट विल बी d2x ओवर dy2 अपॉन dx ओवर dy का होल क्यूब। ये फॉर्मूला याद कर लिया। दिस इज 3rd पॉइंट। फिर ऐसे ही 4th पॉइंट में फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में dy बाई डी टी ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया और dx ओवर dt नीचे डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, ये इज़ वैलिड। सेकेंड डेरिवेटिव में इट इज़ नॉट वैलिड। डायरेक्टली d2y बाई dt2 अपॉन d2x बाई dt2 ऐसे नहीं लिख सकते, मना किया हुआ है। तो लिखेंगे कैसे, विल बी d2y बाई dt2 इंटू dx बाई dt माइनस d2x बाई dt2 इंटू dy बाई dt होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt का होल क्यूब।
ये आएगा। और इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश वाई डैश अपॉन एक्स डैश का क्यूब। ये हो गया हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिर आगे ये फोर्थ पॉइंट का फोर्थ पॉइंट हुआ। अब फिफ्थ पॉइंट, जनरल पॉइंट्स। तो पॉइंट 1, टू गेट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू curves, make right hand side 0 in their equations and then multiply the equations। एक तो ये हो गया। फिर पॉइंट 2, फॉर ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मतलब y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। फर्स्ट पॉइंट, डी वाई बाई डी एक्स विल बी कॉन्स्टेंट। ऑफकोर्स लाइन के हर पॉइंट पे जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंट ही आएगा, ये ठीक है, एक लाइन के ऊपर। और सेकेंड, लाइन जो है वो कॉनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड तो होता नहीं है, तो y डबल डैश पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, जीरो। इसको ऐसे ही बोलते हैं, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। ये हो गया हमारा पॉइंट 2। पॉइंट 3, फॉर ए लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, डी वाई बाई डी एक्स विल बी y बाई एक्स। अगर कोई लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है तो उसके ऊपर अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया, मान लिया x1 y1, तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से उसका स्लोप कितना आ जाएगा, y1 माइनस जीरो अपॉन x1 माइनस जीरो। और dy बाई डी एक्स भी स्लोप है। अब ये हर पॉइंट के लिए होगा, तो dy बाई डी एक्स किसी भी मतलब कांस्टेंट ही होगा स्लोप, तो dy बाई डी एक्स सिंपली y का और x का रेशियो हो जाएगा अगर वो ऑरिजिन से पास करे, तभी y माइनस जीरो एक्स माइनस जीरो में जीरो जीरो दिखाई मेरा। पॉइंट 4, एनी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री विल रिप्रेजेंट n लाइंस। ये ठीक है, वो लाइंस रियल या इमेजिनरी हो सकती हैं, रियल और इमेजिनरी, फ्रॉम या पासिंग थ्रू ऑरिजिन। एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो hence for any homogeneous equation dy by dx will be y by x and d2y by dx2 will be 0, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लाइन के लिए जो स्लोप हो जाएगा अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो सिंपली जिस पॉइंट पे निकालेंगे उसी का y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, और सेकेंड डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉन्केविटी जीरो होगी। ये हो गया हमारा पॉइंट 4। पॉइंट 5, अगर मान लिया दो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, अच्छा सबसे पहले तो अगर ऐसे लिखा है डी एन वाई टी एक्स एन,
मतलब y का nth डेरिवेटिव, तो उसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब y रेज़ टू पावर n का मतलब तो हो जाएगा कि y इंटू वाई n बार, बट यहाँ हमने n को ब्रैकेट में लिख दिया तो उसका मतलब क्या है, nth डेरिवेटिव। तो y की पावर अगर 0 होगा तो वो y ही रहेगा, मतलब एक बार भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। y को अगर हमने ऐसे 1 लिखा तो उसका मतलब क्या है, y डैश। अगर y के ऐसे ब्रैकेट में 2 लिखा तो y डबल डैश, y के ऐसे ब्रैकेट में 3 लिखा तो y ट्रिपल डैश। ये हो गया। तो अब अगर मान लिया दो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इंटू जी एक्स, और उनको हमने n बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, r बराबर 0 से n तक एन सी आर, एफ एक्स को तो डिफ्रेंशिएट किया n माइनस आर टाइम्स, जी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया r टाइम्स, और ऐसे सारे टर्म्स लिख लिए। तो अगर इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, एन सी 0 एफ एक्स का nth डेरिवेटिव और जी एक्स को एज इट इज़ लिख दिया, प्लस एन सी 1 एफ एक्स का n माइनस 1th डेरिवेटिव एंड जी डैश एक्स को एक बार, एन सी 2 एफ एक्स का n माइनस सेकेंड डेरिवेटिव इंटू जी डबल डैश, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा एन सी एन, तो वहाँ एफ एक्स एज इट इज़ आएगा, जी एक्स का nth डेरिवेटिव आएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया पॉइंट 5। पॉइंट 6, अगर कोई डिटर्मिनेंट लिखा है, मान लिया कॉलम 1 सॉरी रो 1 रो 2 रो 3, और ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक बार में एक रो को डिफ्रेंशिएट किया, या इसको कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, C1 C2 C3, तो R1 डैश R2 R3 प्लस R1 R2 R3 प्लस R1 R2 R3। तो या तो रो वाइज डिफ्रेंशिएट किया या कॉलम वाइज, और एक बार में या तो एक रो को डिफ्रेंशिएट किया, बाकी दोनों ऐसी, फिर दूसरी रो को, फिर तीसरी रो। कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। अगर कॉलम वाइज किया है तो फिर कॉलम वाइज ही करेंगे, और रो वाइज किया है तो रो वाइज ही करेंगे। तो थर्ड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ कॉलम 1 का डेरिवेटिव लिखा है, कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐसे लिखे हैं। फिर यहाँ कॉलम 2 का डेरिवेटिव लिखा है, 1 और 3 ऐसे लिखे हैं। यहाँ 3 का डेरिवेटिव लिखा है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ऐसे लिखा है। ये हो गया हमारा पॉइंट 6। फिर पॉइंट 7, अगर मान लिया हमें एफ इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 1 ओवर एफ डैश एक्स इवेल्यूएटेड एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स, ऐसे बोल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स है, उस पर एक पॉइंट है ए अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स पे एक पॉइंट हो जाएगा, मान लिया A1, इसी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट बीटा कॉमा अल्फ़ा। तो अगर हमें एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव चाहिए एट A1, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाला एट A और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया। इसका मतलब ये है। इसी को अगर हमने इन्वर्स फंक्शन का अगर हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो दैट विल बी माइनस एफ डबल डैश एफ इनवर्स एक्स अपॉन एफ डैश एफ इनवर्स एक्स का होल क्यूब, या चाहिए। ये हो गया हमारा पॉइंट 7, इन्वर्स का डेरिवेटिव। फिर पॉइंट 8, इफ ए पॉलिनोमियल हैज repeated root alpha with degree r,
if a polynomial px has repeated root alpha with degree r, तो that is px बराबर कुछ ऐसे लिखा होगा x माइनस एल्फा रेज टू पावर r इंटू क्यू एक्स, और ऑफ कोर्स q के अंदर अल्फा का फैक्टर नहीं होगा वरना डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देन क्या होगा, p अल्फा, p डैश अल्फा, p डबल डैश अल्फा एंड p का r माइनस 1th डेरिवेटिव एट अल्फा विल बी 0 एंड p का rth डेरिवेटिव एट अल्फा विल नॉट बी 0। तो अगर मान लिया मेरे को ये प्रूव करना है कि अल्फा एक रिपीटेड रूट है, तो उसके लिए इतना शो करना काफ़ी है कि पी अल्फा एंड उसका पी एक्स एंड उसका डेरिवेटिव दोनों 0 होगा अल्फा पे, तो रिपीटेड रूट हो जाएगा, क्योंकि कम से कम फिर वो 2 बार आ रहा होगा रूट। P9 अगर कोई भी पॉलिनोमियल एक्सपेंशन लिखा है जैसे एफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सॉन, ऐसे लिखा हुआ है, और मान लिया ए आर एक्स रेज टू पावर आर प्लस एंड सॉन, तो देखो अगर मैं डायरेक्टली 0 रखूँ तो पूरा x चला जाएगा, ए नॉट आ जाएगा कांस्टेंट टर्म। अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करके 0 रखें तो a1 आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने से तो ए नॉट चला जाएगा और 0 रखने से आगे वाले चले जाएंगे। 2 बार डिफ्रेंशिएट करके 0 रखें तो a2 का वैल्यू आ जाएगी, डिफ्रेंशिएट करने से तो ये दोनों चला जाएगा और ये विदाउट x हो जाएगा, आगे वाले सारे टर्म्स में x रहेगा, तो उसमें 0 रखेंगे तो आगे वाले सारे टर्म खत्म हो जाएंगे, a2 आ जाएगा। तो इन जनरल AR कितना हो जाएगा, fx को डिफ्रेंशिएट किया r टाइम्स और फिर x की जगह उसमें 0 रख दिया अपॉन r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा x रेज टू पावर r का कोफिशिएंट। तो a नॉट विल बी बेसिकली f0, a1 विल बी f डैश 0, a2 विल बी f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, a3 विल बी f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साथ में 3 इंटू 2 इंटू 1 भी आएगा। तो अगर हमें कोफिशिएंट चाहिए तो वो 3 इंटू 2 इंटू 1 दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 0.9। अब आगे चलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसमें फर्स्ट पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y बराबर एफ एक्स एट p is given as tangent at p will be y minus y1 बराबर dy by dx evaluated at point p x minus x1, और अगर नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल एट p विल बी y माइनस y1 बराबर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इवेल्यूएटेड एट पॉइंट p x माइनस x1। ये हो गया। अगर dy बाई डी एक्स सीधा सीधा निकला है, इवेल्यूएट करें, वेल एंड गुड। अगर ना निकले, मान लिया हमने dy बाई डी एक्स निकाला, उसमें पॉइंट रखा हुआ अनडिफाइन हो गया, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं dy बाई डी एक्स का लिमिटिंग वैल्यू निकाला, या फिर एक्सट्रीम केस में हम इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं। मान लिया अगर लिमिटिंग वैल्यू में दिक्कत आ रही है समझने में, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगर पैरामीट्रिक पॉइंट है तो ऑफ कोर्स dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी करके भी निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या है। पॉइंट 1, इफ़ अ पॉइंट इज अज्यूम्ड ऑन द कर्व देन पुट इट इन then put its
then put its coordinates in the equation of curve to form an equation। मतलब अगर हमने कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट अज्यूम किया, मान लिया x1 y1, तो x1 y1 को हम कर्व की इक्वेशन में रख के और कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करके एक इक्वेशन जरूर बनाएंगे और वो इन्फॉर्मेशन भी ऑफ कोर्स यूज हो रहा होगा। पहला तो ये हो गया। पॉइंट 2, इफ dy by dx at point P is equals to 0, then tangent will be horizontal and normal will be vertical, and if dy by dx at point P goes towards plus minus infinity, then normal will be horizontal and tangent will be vertical। ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप भले ही डिफाइन ना हो, बट टेंजेंट तो डिफाइन होगा। टेंजेंट तो एक लाइन है, वो तो दिखेगा अगर हमने वर्टिकल लाइन बनाई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर y1, और जो वर्टिकल लाइन है उसका इक्वेशन हो जाएगा x बराबर x1। तो y बराबर y1 जो है वो पहले केस में टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा और x बराबर x1 नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। ये हो गया हमारा पॉइंट 2। फिर पॉइंट 3, x intercept of tangent is called initial ordinate। ठीक है, अब ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, मतलब जो IIT JEE में मोस्ट वाली दे विल नॉट नेवर यूज इट, बट बुक्स में पेपर वगैरह में यू कैन गेट दिस टर्म। केवल इसलिए डिफाइन किया, अदरवाइज इट इज़ यूजलेस। पॉइंट 4, इफ intercepts are equal, then slope बराबर -1। if length of intercepts are equal, then slope बराबर +-1। तो अगर हमने बोला कि टेंजेंट इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसका स्लोप -1 होगा। अगर मैंने बोला कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल है तो उसका मतलब क्या है कि स्लोप +-1 होगा। फिर पॉइंट 5, इफ पॉसिबल यूज पैरामीट्रिक पॉइंट। उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो जाएंगे क्वेश्चन में। तो जैसे कर्व एंड पैरामीट्रिक पॉइंट। कर्व अगर सिंपली लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो हम x को t रखा और यहाँ से y निकाल सकते हैं at प्लस सी अपॉन बी, ऐसे करके। वाई स्क्वायर बराबर 4ax है तो ऑफकोर्स at स्क्वायर 2at। अगर एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है तो सी टी कॉमा सी ओवर टी। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। अगर सिम इज इक्वल टू 1। अगर सिंपल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर तो आर कॉस थीटा, साइन थीटा भी ले सकते हैं वैसे, कॉमा आर साइन थीटा, ये हो जाएगा। अगर
क्या बोलें, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए है, तो ए कॉस थीटा रेज टू पावर 4 कॉमा ए साइन थीटा रेज टू पावर 4 ये आ जाएगा। अगर मान लिया आ जाए एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस वाई रेज टू पावर 2/3 बराबर ए रेज टू पावर 2/3, तो ये आ जाएगा ए कॉस क्यूब थीटा कॉमा ए साइन क्यूब थीटा। अगर आ जाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पॉइंट हम सिंपली ले सकते हैं सेक थीटा कॉमा कोसेक थीटा। अगर आ जाए एक्स रेज टू पावर n अपॉन ए रेज टू पावर n प्लस वाई रेज टू पावर n अपॉन बी रेज टू पावर n बराबर 1, तो हम ले सकते हैं ए कॉस थीटा रेज टू पावर 2/n एंड बी साइन थीटा रेज टू पावर 2/n। ये था हमारा पॉइंट 5। पॉइंट 6, इफ tangent passes through point P, then it may or may not be drawn at point P। मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि विदाउट क्वेश्चन को समझे हुए ऐसे ही चालू कर देंगे। अगर उसने बोला कि एक टेंजेंट है जो 1,2 से पास कर रहा है, दैट डज नॉट मीन कि वो 1,2 कर्व के ऊपर है एंड उसके ऊपर खींचा गया है। टेंजेंट तो इज ए स्ट्रेट लाइन। ऐसा भी हो सकता है कि जो टेंजेंट है वो और किसी पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया और वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर हमने मान लिया बोला कि टेंजेंट 1,2 से पास कर रहा है, तो dy बाई डी एक्स 1,2 पे इवेल्यूएट नहीं करेंगे। dy बाई डी एक्स तो हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे इवेल्यूएट करते हैं। तो अगर पास कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसी पॉइंट पे हम इवेल्यूएट करें। तो इसकी वजह से बहुत जो आसान से क्वेश्चन है उसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए हमने पॉइंट आउट किया। इफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P, ठीक है, कुछ भी h, k passes through point Q x1, y1, then, तो इसका ऐसा मानो जैसे एक कर्व है, इसके ऊपर एक पॉइंट P है, दैट इज h, k, और ये जो टेंजेंट है वो एक दूसरे पॉइंट Q विच इज़ x1, y1 इससे पास कर रहा है। तो हम स्लोप दो तरीके से निकाल सकते हैं इस लाइन का। एक तो ऑफ कोर्स ये टेंजेंट हो गया, तो dy बाई डी एक्स को अगर मैंने P पे इवेल्यूएट किया तो स्लोप आ जाएगा। और एक 2 पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएगा y1 माइनस k अपॉन x1 माइनस h। ठीक है, वैसे ये रिलेशन इज़ नथिंग बट इस पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, फिर उसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दो, तो एग्जैक्टली यही रिलेशन आ जाएगा। तो उसी को बस बोलने का दूसरा तरीका है, मतलब इसमें ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। यह गया हमारा पॉइंट 7। फिर आगे चलते हैं। पॉइंट 8, एक कर्व में जैसे अगर ये पॉइंट P है तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, ये पॉइंट Q हो गया, ये x एक्सिस हो गया, दिस इज़ नॉर्मल जो n पे कट कर रहा है, एंड मान लिया टेंजेंट मान लिया यहाँ T पे कट कर रहा है। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ऑफ कोर्स dy बाई डी एक्स विल बी tan थीटा, और ये पॉइंट y हो गया। Then we define some quantities as subtangent
इज़ नथिंग बट पी टी का प्रोजेक्शन टी क्यू, और वो होता है वाई अपॉन वाई डैश। फिर जेई वाले मोस्टली यूज़ नहीं करेंगे, बट बुक्स एंड एग्जाम में यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ टर्म। सब नॉर्मल क्यू एन वो होता है वाई वाई डैश का मॉड। फिर एक टर्म होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट इज पी टी, वो हो जाएगा वाई रूट 1 प्लस 1 अपॉन वाई डैश का स्क्वायर। एंड हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल, दैट इज पी एन, वो हो गया वाई रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। हम इसको ऐसे बोलते हैं, नॉर्मल वाले रिजल्ट्स याद कर लिए, वाई वाई डैश, और ये वाला टेंजेंट वाले रिजल्ट वहीं से आ जाएंगे, वाई डैश की जगह 1 अपॉन वाई डैश रख दिया या माइनस 1 अपॉन वाई डैश रख दिया, वो एक ही बात है, मॉड ले रखा है। फिर आगे पॉइंट 9, टू फाइंड कंडीशन फॉर टेंजेंट फॉर ए कोनिक कर्व। कंडीशन ऑफ टेंजेंट का मतलब है कोई लाइन दे रखा है और उसमें कुछ पैरामीटर वगैरह होंगे, फिर हम बोलेंगे इस पैरामीटर में रिलेशन बताओ सच दैट ये लाइन इसका टेंजेंट हो जाए। तो अगर कोनिक कर्व है, ठीक है, टू फाइंड कंडीशन ऑफ टेंजेंट फॉर ए कोनिक कर्व, ये ठीक, कोनिक कर्व का मतलब है 2 डिग्री का इक्वेशन। सॉल्व द लाइन विद कर्व एंड पुट d बराबर 0 ऑफ ऑब्टेन्ड क्वाड्रेटिक। तो ये वाला जो मेथड है वो केवल कोनिक कर्व पे वर्क करेगा एंड केवल टेंजेंट पे वर्क करेगा, और किसी पे नहीं, ठीक है। तो मतलब और किसी पे क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि टेंजेंट इज बेसिकली कैन बी थॉट ऑफ एज ए कॉर्ड जिसके दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही जगह आ रहे हैं, तो रिपीटेड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और कोनिक के केस में ही क्वाड्रेटिक बनेगा, बाकी क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं। तो अगर और कोई कर्व है, फिर हमें टेंजेंसी या नॉर्मल की कंडीशन निकालनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, दिस वाज P9 P10, टू फाइंड कंडीशन फॉर टेंजेंट और नॉर्मल। स्टेप 1, assume a parametric point on the curve, ठीक है। फिर स्टेप 2, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, ये ठीक है, विच एवर इज रिक्वायर्ड। अगर टेंजेंसी कंडीशन चाहिए तो टेंजेंट लिख लिया, अदरवाइज नॉर्मल लिख लिया, विच एवर इज रिक्वायर्ड। स्टेप 3, कंपेयर coefficient of this obtained equation with given equation। कौन सी गिवन इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन में अगर से उन्होंने टेंजेंसी कंडीशन बताओ तो उसने लाइन का कुछ इक्वेशन लिखा होगा कि ये लाइन इसकी टेंजेंट है, तो कंडीशन बताओ। तो वो लाइन और एक दूसरा हमने पैरामीट्रिक पॉइंट पे लिखा, इन दोनों को कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया एंड एलिमिनेट द पैरामीटर, ठीक है। एलिमिनेंट जो होगा वही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन होगा। एलिमिनेंट विल बी द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। ये 10 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन।
अगर मान लिया दो कर्व एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कर्व के बीच में जो एंगल है वो पॉइंट P पे उनकी टेंजेंट के बीच का एंगल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन कर्व्स C1 एंड C2 एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P is equals to angle between their tangents at P. So that will be tan inverse mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, where m1 बराबर dy by dx at point P for curve C1 and m2 बराबर dy by dx फॉर C2 एट पॉइंट P। ये हो गया। फिर नोट 1, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन कर्व्स आर सेट टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। नोट 2, इफ टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एट ऑल ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, all of their points of intersection, then they are called orthogonal curves। मतलब दो कर्व्स को ऑर्थोगोनल क्या कब बोलेंगे? अगर वो जितनी जगह पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं सभी जगह 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो मतलब जैसे दो पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये दोनों पैराबोला ओरिजिन पे तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, बट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो 90 डिग्री पे नहीं आएगा, तो ये दोनों कर्व को ऑर्थोगोनल कर्व्स नहीं बोलेंगे। ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब हम ऐसे तो बोलते हैं दीज टू कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली एट ऑरिजिन, ये तो चलेगा, बट ऑर्थोगोनल कर्व बोलने के लिए क्या होता है, जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करें वहाँ 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करें। ये हो गया। और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन मतलब या तो m1 m2 -1 होगा या फिर एक टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गया और दूसरा टेंजेंट वर्टिकल हो गया, ऐसे भी हो सकता है। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए जनरल तरीका क्या हो गया, पहले तो दोनों कर्व को सॉल्व करें, पॉइंट P निकालें, फिर पॉइंट P पे dy by dx कैलकुलेट करें दोनों कर्व के लिए, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये तो जनरल तरीका हो गया। अब किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालने के लिए जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसका इक्वेशन ही सॉल्वेबल ना हो, तो ऐसे केस में देखो या तो वो हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस पॉइंट को हम x1 y1 मान लें और x1 y1 के टर्म्स में ही कैलकुलेट करें, तो हो सकता है कि लास्ट में m1 m2 ऐसे ही -1 आ जाए और हमें ज़रूरत ही ना पड़े x1 y1 जानने की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की। तो इस तरफ से वी विल कीप ओपन आर दिमाग, ये ठीक है, दिमाग को इस तरफ से ओपन रखा हमने कि ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट पॉइंट निकाले ही कैलकुलेशन हमारी हो जाए। नोट 3, इफ टू कर्व्स टचेस ईच अदर एट ए पॉइंट P, then they will have equal value of dy by dx at P। तो अगर दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो हमें ये कैसे पता लगेगा दो कर्व टच कर रहे हैं, dy by dx की वैल्यू उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सेम आनी चाहिए। अगर dy by dx की वैल्यू उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सेम आ गई तो हम बोलेंगे कर्व एक दूसरे को उस पॉइंट पे टच कर रहा है।
ठीक है। नोट 4, if an algebraic polynomial curve is solved with its tangent, then corresponding to point of tangency we will get repeated roots। ये ठीक है। even number of repeated roots implies curve will remain same side of tangent at point of tangency। मतलब कोई अलजेब्रिक कर्व है, जैसे मैंने x⁴, उसको अगर मैंने उसी की टेंजेंट के साथ सॉल्व किया तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, मान लिया ये पॉइंट 1,5 है, ठीक है, मान लिया। तो जब हम इस टेंजेंट और इस कर्व को सॉल्व करेंगे तो 1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये वाला पॉइंट भी आएगा P आने का मतलब क्या है कि अगर मैंने y को एलिमिनेट किया तो x में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो रूट 1 है वो इवन टाइम्स रिपीट होगा। रिपीट क्यों होगा? क्योंकि टेंजेंट है। इवन टाइम्स क्यों होगा? क्योंकि कर्व एक ही तरफ है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया कि अगर मैंने लिया y बराबर x⁴, 0 0 पे इसका टेंजेंट x एक्सिस है जिसका इक्वेशन होता है y बराबर 0। तो टेंजेंट हो गया y बराबर 0, कर्व हो गया y बराबर x⁴। दोनों को सॉल्व किया तो x⁴ बराबर 0 आया, जिसके 4 रिपीटेड रूट है 0 0 0 0। तो 4 बार क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि टेंजेंट है, क्योंकि कर्व एक ही तरफ रहेगा। x⁴ का ग्राफ ऐसे ही आएगा ओरिजिन पे। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स हैं तो फिर जो है कर्व विल क्रॉस द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, मतलब इस वाले केस में ऐसे होगा कि टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अगर मान लिया ये वाला पॉइंट 2, कुछ भी 7 है, तो जब इस टेंजेंट को, ये टेंजेंट है ये, ठीक है, ये हमें समझना चाहिए दिस इज द टेंजेंट। तो x³ वाला जो ग्राफ है वो ऐसे ही बनता है x³ का, और x एक्सिस उस पर टेंजेंट होता है ओरिजिन के ऊपर। तो अगर मैंने y बराबर x³ और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0, इन दोनों को सॉल्व किया तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के करस्पॉन्डिंग वी विल गेट 3 रिपीटेड रूट्स 0 0 0। तो ऑड टाइम्स क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्व टेंजेंट को क्रॉस कर गया। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि टेंजेंट टच कर सकता है ये, ठीक है, कर्व को क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है, तो वो तो 9th 10th वाले बचपन में पढ़ाते थे इस तरह की चीज़ें। टेंजेंट तो बेसिकली सीकेंट का या कॉर्ड का एक स्पेशल केस है। तो अगर मान लिया मेरे को 0 पे टेंजेंट चाहिए तो एक पॉइंट 0 लिया, एक दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, अब दूसरे पॉइंट को हमने चलाया और 0 की तरफ लेके गए, तब जो कॉर्ड का टेंडेंसी होगा जिस लाइन की तरफ जाने का, वो लाइन विल बी कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये क्रॉस भी कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।